कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट, दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख और नाक दोनों का सवाल हो चुकी है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे, ये देश के सामने है। लंबे समय तक कोशिश की गई, अमेठी से वो तैयार नहीं हुए हैं और अंत में उनको रायबरेली से उनको उतारा गया, यह कहते हुए कि अगर नहीं लड़ेंगे तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश को परिवार ने परित्याग कर दिया है। अमेठी की सीट जो पिछली दफा राहुल गांधी हार चुके थे, इस बार गांधी परिवार के एक विश्वस्त वहाँ किशोरी लाल जी शर्मा जी लड़ रहे हैं। इस परिवार के लिए और कांग्रेस में दबदबे के लिए इनका आखिरी चुनाव है। क्या अमेठी के बाद रायबरेली की जनता राहुल गांधी के साथ बनी रहती है, गांधी परिवार के साथ, या जिस तरीके से कि अमेठी की जनता ने 2019 में साथ छोड़ दिया था, क्या 2024 में रायबरेली की जनता भी वैसा साथ छोड़ेगी? अब चूंकि दूध का जला छाछ को चीता, तो अब वो स्थिति कांग्रेस को पता है कि 2019 में हारे थे, तो प्रियंका गांधी बहुत हल्के से लड़ाई ले नहीं रही है। प्रियंका गांधी पूरी ताकत रायबरेली के अंदर लगा ली राहुल गांधी के लिए। अगर राहुल गांधी को दांव पे लगाया है तो जिम्मेदारी भी तो बनती है पार्टी की कि भाई उनके लिए पूरी कोशिश कीजिए। तो कर रहे हैं कोशिश, इसमें गलत क्या है? ना इसमें कोई गलत है और ना इसमें कोई अनैतिक है, ना अनुचित है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। हम लेकर हाजिर हैं अमरुजाला.com पर। दरअसल आधा से ज़्यादा चुनाव कह लीजिए बीत चुका है, 4 चरण हो चुका है, तो उसे आधा से ज़्यादा ही कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल भी हैं, चर्चा का विषय भी हैं और साख और नाक दोनों ही का सवाल बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट की। एक तरफ सोनिया गांधी कहती हैं कि मैं अपने बेटे को आप सबको सौंप रही हूँ रायबरेली की जनता से। दूसरी तरफ अमित शाह लगातार वहाँ जो गुटबाजी है, जो सहयोग नहीं है, एक तरीके से कह लीजिए कि मनोज पांडे हों या अदिति हों, उनको ऐसा एहसास हो रहा है, या यूँ कहें कि हो सकता हो भीतर खाने उन्हें ऐसी खबर हो कि वहाँ पर सहयोग उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी परेशानी अलग बढ़ी हुई है। ओवरऑल अगर एनालिसिस राजनीतिक विश्लेषक करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार करते हैं, तो वो कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट, दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख और नाक दोनों का सवाल हो चुकी है। इसी पर चर्चा करते हैं आज और अपने वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए इस खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। पूर्णिमा जी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, एक खूबसूरत स्माइल के साथ वो हमेशा नजर आती हैं और एक बार फिर आप उनकी स्माइल देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में अवधेश जी बैठे हुए हैं, जो कि पूर्णिमा जी की स्माइल बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन हालांकि वो बरकरार रखते हैं। अनुराग वर्मा जी हैं, हमेशा रायबरेली अमेठी कांग्रेस पर अपनी बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी आप देख रहे हैं, अपनी बात आंकड़ों के जरिए रखते हैं। और हमारे अभिभावक और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। पूर्णिमा में से शुरुआत करूंगी मैं। मैम, रायबरेली अमेठी बहुत बार हम चर्चा का विषय रख चुके हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो ऐसा, 4 चरण बीत गए। अब रायबरेली अमेठी अगर आप देखिए तो शुरुआत से फाइट वाली सीट तो थी, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बीजेपी की तरफ से उस किले को अपने हिस्से करना है और कांग्रेस को जो है पूरी तरह से उस किले को बचाना है। प्रियंका गांधी पिछले 10 दिनों से वहां जमी हुई हैं अपनी 40-50 लोगों की टीम के साथ। कैसे देख रहे हैं आप, साख की लड़ाई या नाक की लड़ाई? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक्षा। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि साख और नाक दोनों की लड़ाई है। ये साख भी है और नाक भी है, ये दोनों तरफ से। सिर्फ एक की साख है और एक की नाक है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस यूपी से बिल्कुल ही लापता हो चुकी है, उसकी साख अमेठी रायबरेली में इस बार दांव पे लगी हुई है। पिछली बार आपको याद होगा सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती थी, वो रायबरेली की सीट थी। रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जीती थी, इस बार वो इस मैदान में नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को वहां से उतारा है चुनावी मैदान में। अमेठी की सीट जो पिछली दफा राहुल गांधी हार चुके थे, इस बार गांधी परिवार के एक विश्वस्त वहाँ किशोरी लाल जी शर्मा जी लड़ रहे हैं। दोनों जगहों पे कांग्रेस की साख बचाने की इस बार चुनौती है, और साख बचाने के लिए ही पूरा हमने जैसे एक भावनात्मक अपील भी देखी, जो कैंपेन धुआंधार उस तरफ प्रियंका कर रही हैं, और वो हर तरह के अग्रेसिव मोड में भी दिखाई देती हैं, इमोशनल कार्ड भी चल रही हैं। तो साख तो कांग्रेस की डेफिनेटली लगी हुई है। नाक की अगर बात है, नाक की बात तो बीजेपी के लिए बन गई है, क्योंकि अमित शाह जी ने एक दफा ने कई बार इस बात को कहा है कि हम 80 के 80 सीट जीतेंगे, और नाम लेकर कहा अमेठी रायबरेली की इस बार वो भी हम जीतेंगे, और वहां से लोग जो लड़ने वाले हैं वो इटली का टिकट कटा के इटली भाग जाएंगे। तो नाक की लड़ाई अब बीजेपी के सामने तो जरूर है, क्योंकि इस तरह से खुलेआम इस चुनौती को दे देना किसी को कि हम जीतेंगे और जो
लोग वहाँ से लड़ रहे हैं गांधी परिवार के, वो इटली भागेंगे। तो अब तो नाक की लड़ाई है बीजेपी के लिए। आश्चर्य यही लगता है क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, अमेठी में किशोरी लाल जी अच्छी फाइट दे रहे हैं स्मृति ईरानी को, और पलड़ा भी किसी भी तरफ जा सकता है, हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं कह सकते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की कैंपेनिंग अच्छी चल रही है। फिर रायबरेली से आप माने न माने एक परिवार का रिश्ता जरूर रहा है, और वो भावनात्मक अपील जो सोनिया जी ने दी है वो भी काम कर सकती है। तो रायबरेली में तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की साख बची रहेगी, लेकिन किस वजह से अमित शाह बिल्कुल 80 के 80 क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, तो वो हमें थोड़ी चिंता में डालती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से सारा मामला सेट हो गया हो, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना चुनाव का क्या परिणाम होता है। अवधेश जी, पहले हमें अमेठी में हार झेली, अब जंगे रायबरेली की बात कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? और ये जो साख और नाक वाला मामला अभी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे के साथ आ रहा है कि अमित शाह परेशान है, इसलिए शायद वो मनोज पांडे के घर गए, अदिति से बातचीत उन्होंने की, मंच पर बुलाया, ये सब है मामला? अब अगर राहुल गांधी वहां से जीत जाते हैं तो भाजपा की नाक कट जाएगी, या मान लीजिए राहुल गांधी हार जाते हैं तो भाजपा की नाक ऊंची हो जाएगी। ये अगर किसी पत्रकार की टिप्पणी है तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी पार्टी की नाक इतनी छोटी है कि एक सीट के जीत के हार से उसकी ऊंची और नीची होती हो, तो नाक वाली पार्टी हो ही नहीं सकती है। हर पार्टी दावा करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार दावा अखिलेश यादव जी ने किया कि 79 सीटें जीत रहे हैं। पता नहीं एक सीट उन्होंने किसके लिए छोड़ दिया है। पूरे जीवन काल में 2004 एक समय था जब 35 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी, 26.74% उसको वोट मिला था, और वह जो दौर था वह उत्तर प्रदेश में फ्रैगमेंटेड मैंडेट का वोट होता था। उस समय 1993 से उत्तर प्रदेश जो है विखंडित और बहुमत विहीन विधानसभा और उस प्रकार का था, जिसमें 3 प्रमुख पार्टियां होती थी, तो विभाजन थी। उस समय एक दूसरी परिस्थिति पैदा हुई थी, बीजेपी के विरुद्ध बीजेपी के अंदर ही एक विद्रोह था, और उसके कारण भाजपा 10 सीटों तक सिमट गई थी। उसके अलावा कभी भी समाजवादी पार्टी 35 तो छोड़ दीजिए, कभी भी समाजवादी पार्टी जो है 26 से ऊपर ही नहीं गई। 20, 21, 22 सीटें सिमती रही, लेकिन 79 सीटें आ रही है। अगर वो 79 सीटें नहीं जीतते हैं तो उनकी नाक की साख बची रहेगी, उनकी नाक नहीं कटेगी। ये इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। अगर अमित शाह दावा कर रहे हैं 80 सीटें जीतेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है दावा है। 80 सीटें बीजेपी भी नहीं जीती है, जो मैक्सिमम उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो 2014 का रहा है। तो जाहिर है कि पार्टियां चुनाव में दावा करती है, उस दावे को उसके साख से और नाक से जोड़ देना कि अब मतलब रायबरेली राहुल गांधी और सोनिया परिवार के लिए साख का नाक का सवाल नहीं है, बीजेपी के साख और नाक का सवाल हो गया है। तो इसका तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता है। अगर वो सीट इतनी ही सुरक्षित थी, सोनिया जी को जाना पड़ रहा है, राहुल जी जा रहे हैं, प्रियंका जी ने वहां डेरा डाला हुआ है, पूरी पार्टी का फोकस वहां है, वो जो है अखिलेश यादव जी के साथ वो बदाबता रैली कर रहे हैं, तो जाहिर है अपनी प्रतिष्ठा साख का सवाल तो उन्होंने ही बनाया। अगर सीट इतनी ही सुरक्षित है तो फिर तो जाने की भी आवश्यकता। हालांकि प्रचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप 20 लोगों से प्रचार करिए। आप जब युद्ध आप लड़ते हैं तो हर प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करिए, उसमें है। लेकिन साख का सवाल किसी का है तो देश को पता है, आपके दर्शकों को पता है कि रायबरेली किसकी साख का सवाल है। जो दूसरी बात है, यह बात सही है कि जो अखिलेश सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के बीच जो मोर्चाबंदी थी अपने समय में और जिसके कारण दुश्मनी थी, उसमें अदिति सिंह के लिए खुल के या एकदम से बिना किसी आधार बनाए हुए दिनेश सिंह का समर्थन करना उनके अपने वहां के क्षेत्र की दृष्टि से, उनकी राजनीति की दृष्टि से लाभदायक होगा, नुकसानदायक होगा। जो मन में भाव है उसमें वो उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक मनोज पांडे के साथ था, तो पार्टी के नेता के नाते अमित शाह जी गए थे, उनके घर पर गए, दोनों को बगल बगल, बीच में वो बैठे थे, अगल बगल दोनों को बैठाए, बातचीत किया, मिलजुल के काम करिए। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है, सब लोग मिलजुल के काम करिए। फिर उनको भाजपा में शामिल करा दिया और वो अब काम कर रहे हैं। तो अब अदिति सिंह काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है अदिति सिंह का है, लेकिन अभी तक वो जो पुरानी दुश्मनी है वो लगता है कि अभी तक वो मानसिकता में खत्म। समस्या थोड़ी तो है अमित शाह को, तो
आना पड़ा, एंट्री करनी पड़ी? चार चरण बीतने के बाद आप बता रहे हो। मैं बता रहा हूं कि समस्या यही है कि जो वहां की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, वो दुश्मनी थी, उसमें मनोज पांडे के लिए भी और अदिति सिंह के लिए भी, दिनेश प्रताप सिंह के लिए काम करना, दूसरा कोई कैंडिडेट की समस्या नहीं होती, क्योंकि लड़ाई तो इन्हीं से रही है। तो उसको फिर से पैचअप कराने के लिए, और अभी तक वो समाजवादी पार्टी में ही थे, तो क्या समस्या है उनकी, वो बात करने जाना बिल्कुल आवश्यकता। कोई छिपा के भी तो गए नहीं ना भाई, कैमरे के सामने आदमी घर में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, जो समस्याएं हैं वो देश के सामने स्पष्ट है, वो छिपाने से भी नहीं छिपने वाला है, तो बातचीत किए हैं। और अगर राहुल गांधी को हराने के लिए मोर्चेबंदी करना ही भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो बनता है, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी घेरेबंदी करना कांग्रेस का भी समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है, वो करते ही है, करना ही चाहिए। और राहुल गांधी को हरा के बीजेपी ने दिखा दिया है अमेठी से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हराया है। तो अगर इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको हरा देंगे, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन राहुल गांधी जी जीत जाते हैं तो इससे बीजेपी की नाक कट जाएगी, ये तो मेरी समझ से परे की बात है। तो ये तो ऐसा ही कुछ भी हो जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो बीजेपी के लिए बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई है, क्योंकि वो सरकार नहीं गिराएंगे तो उनकी सिचुएशन ऑकवर्ड होगी। इस प्रकार का विश्लेषण मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, उससे नहीं। मूल बात यह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे, ये देश के सामने है। लंबे समय तक कोशिश की गई, अमेठी से वो तैयार नहीं हुए हैं, और अंत में उनको रायबरेली से उनको उतारा गया, यह कहते हुए कि अगर नहीं लड़ेंगे तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश को परिवार ने परित्याग कर दिया है। तो वो बिल्कुल ये चीजें सबके सामने है। अमेठी से वो चुनाव हारने के बाद अमेठी वो गए नहीं, एक बार 2021 दिसंबर में वहां जो एक जन संवाद यात्रा थी उसमें गए थे, और उसके बाद न्याय यात्रा में गए। अमेठी का कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। ये अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने स्पष्ट है। तो इसलिए ये चीजें तो ये स्पष्ट है कि आखिर वो अमेठी से लड़ते थे, अमेठी क्यों नहीं आए, ये सवाल तो उठता है। ये बीजेपी भी उठाएगी, सभी पार्टियां उठाएगी। अगर नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते रहे हैं और बनारस में वो न जाए, कभी दूसरी जगह से चले जाएं, ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि आप बनारस में क्यों नहीं गए, आपने बनारस की चर्चा क्यों नहीं की है। तो उसी ढंग से राहुल गांधी के मूल मुद्दा उस समय यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन क्यों नहीं किया। अमेठी से हारने के बाद अमेठी का ध्यान उन्होंने क्यों नहीं रखा, अगर इतना ही था। सोनिया गांधी ने, ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि रायबरेली को छोड़कर राज्यसभा में जाना उचित समझा है। और चौथा जो सवाल उभर रहा है कि आखिर रायबरेली से राहुल गांधी को लड़ना था तो नॉमिनेशन के उतने समय पहले, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे पहले उनके नाम की घोषणा क्यों हुई, पहले से क्यों नहीं हुई। तो ये सारे सब सवाल तो ये है जिसका जवाब इस परिवार को देना है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब गांधी परिवार से चाहते हैं अवधेश जी, जिस तरह की बात कर रहे हैं। समीर जी, आंकड़ों के जरिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को भी आप बताएं, रायबरेली में अगर खासतौर से देखा जाए तो बीजेपी का जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज जो पिछले चुनाव में दिखा, 2019 में दिखा, वो थोड़ा बेहतर होता दिखा, जिसकी वजह से उनका अपना एक मोरल भी बूस्ट है। और रायबरेली में भी अमित शाह जब रैली करने गए तो उन्होंने भी ये बात कही कि हम तो आ ही रहे हैं यहाँ पर। तो इस वक्त पूरा गांधी परिवार, पूरी जो ताकत है वो पूरी तरह से रायबरेली के लिए लगा दी गई है, अगर आप देखें तो क्या इतने की मतलब गुंजाइश नजर आती है कि हाँ बढ़त बीजेपी की तरफ थोड़ी सी वहां पर दिखाई पड़ सकती है, इसलिए भी शायद परेशान? देखिए, एक समय राजनीति में हुआ करता था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी और रायबरेली को लेके ये माना जाता था विपक्षी दलों में कि भैया तो गांधी परिवार की सीटें, यहाँ से कोई उम्मीदवार जीतेगा नहीं। तो विपक्ष, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा उसको लेके कभी बहुत सिरे से कभी चुनाव लड़ा नहीं। मुझे लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए और अमित शाह ने जब संगठन संभाला तो उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान की ऐसी कोई सीट नहीं रखना है कि जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत दबंग से चुनाव न लड़े, बहुत तैयारी के साथ चुनाव लड़े, भले ही पार्टी वहां हारती रहे या पार्टी का वोट बैंक वहां बिल्कुल भी नहीं हो। अमेठी और रायबरेली को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया था और इसलिए स्मृति ईरानी को 2014 में भेजा गया था अमेठी के अंदर कि वह एक बेहतर चुनौती पेश करेगी राहुल गांधी के सामने। 2014 में के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से काम रहा, उत्तर प्रदेश में 2017 में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, संगठन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, प्रधानमंत्री मोदी के काम से। तो अब क्यों न जिन सीटों पर कभी हम जीते नहीं, उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाए और वहां जीतने की कोशिश की जाए। और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में लेना शुरू किया गुजरात के बाद। मुझे लग रहा है यही कारण रहा है कि और अमेठी में लगातार
स्मृति ईरानी सक्रिय रही हारने के बाद भी, राहुल गांधी जीतने के बाद भी वहां सक्रिय नहीं रहे और राहुल गांधी मान के चलते रहे कि भाई मैं जिस तरीके से इस परिवार को, मतलब गांधी परिवार को अमेठी की जनता सपोर्ट करती रही, वैसा 2019 के अंदर भी करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो काम रहा 2017 में बनने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की योजना रही और राहुल गांधी ने जिस हिसाब से नजरअंदाज कर दिया अमेठी को पूरी तरीके से, स्मृति ईरानी ने उसका पूरा फायदा उठाया और उसका परिणाम 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अब भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां से, राहुल गांधी रायबरेली के अंदर गए और राहुल जिस हिसाब से रायबरेली का जो गढ़ी थे, अगर विधानसभा चुनाव का 2022 का देखोगे तो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के फेवर में रहा। वहां कांग्रेस का कोई विधायक अभी फिलहाल है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है, जिस हिसाब से राज्यसभा चुनाव में वहां के जो विधायक समाजवादी पार्टी के ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, तो ये आधार मजबूत हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कि योगी के काम के बाद, मोदी की काम के बाद, मोदी और योगी के नाम पर और जो स्थानीय समीकरण है उसको अगर बहुत मजबूत किया जाता है तो रायबरेली भी हम इस बार जीत सकते हैं और राहुल गांधी को वहां हरा सकते हैं। तो निश्चित है अमेठी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ा है कि अब अमेठी जीत सकते हैं तो हम रायबरेली भी जीत सकते हैं। इस कारण उन्होंने जो गांधी परिवार के करीबी रहे, जो जिन्हें गांधी परिवार बहुत करीबी मानता था, दिनेश सिंह, उनको टिकट दिया। हालांकि उनको एमएलसी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, मंत्री बनाया योगी की सरकार के अंदर, स्थानीय आदमी है, मतलब ठाकुर कम्युनिटी से आते, लेकिन जो चुनाव किया गया उसको स्थानीय स्तर पर वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसको भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि दिनेश सिंह को बनाएंगे तो बेहतर चुनौती पेश करेंगे। अदिति सिंह का अभी तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है वहां पर, पांडे का सपोर्ट अभी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा है और स्थानीय जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के वहां, मुझे लग रहा है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहां उठाना पड़ रहा है। हालांकि अमित शाह गए, उन्होंने कोशिश की लगातार इस बात को कि वहां एक टीम के रूप में काम किया जाए, लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी एक बड़े नेता है, बड़ा नाम है और एक जो सेंटीमेंट सोनिया गांधी के साथ या गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, ये हो सकता है कि रायबरेली की जनता ये माने कि भाई अमेठी ने तो राहुल गांधी को हराया तो हमें राहुल गांधी को नहीं हराना है। ये परिवार से जुड़ा हुआ सीट है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी रायबरेली की जनता के लिए कि भाई मैं राज्यसभा से जा रही हूँ, लेकिन परिवार का आपको ध्यान रखना। तो अब ये तय करेगा कि क्या अमेठी के बाद रायबरेली की जनता राहुल गांधी के साथ बनी रहती है, गांधी परिवार के साथ, या जिस तरीके से कि अमेठी की जनता ने 2019 में साथ छोड़ दिया था, क्या 2024 में रायबरेली की जनता भी वैसा साथ छोड़ेगी। अब चूंकि दूध का जला छाछ को चीता, तो अब वो स्थिति कांग्रेस को पता है कि 2019 में हारे थे, तो प्रियंका गांधी बहुत हल्के से लड़ाई ले नहीं रही है। प्रियंका गांधी पूरी ताकत रायबरेली के अंदर लगा ली राहुल गांधी के लिए, पूरे समय वहां कैंप कर रही है, प्रचार अभियान को संभाल रही है। मुझे लग रहा है फिलहाल राहुल गांधी का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव वहां पर लड़ रही है। जो भी हारेगा जीतेगा, जीत और हार का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला और अभी एक तरफा लड़ाई नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि रोचक चुनाव है रायबरेली का और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब परिणाम कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल मुझे राहुल गांधी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। परिणाम चौंका सकते हैं, बैलेंस मामला दिखाई पड़ता है। अनुराग जी, जिस तरीके की बात अभी आपने दोनों तीनों लोगों को सुनी और जैसा कि अभी समीर सर भी कह रहे थे कि मामला पूरा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी को लेकर या गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर बीजेपी हमेशा से हमलावर वाली कंडीशन में शुरुआत से रही है, लेकिन अगर अभी आप देखिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, ये सब फ्रंट फुट पर रहते हैं। कोई मेल इस तरीके से बहुत वो करते नहीं देखता, इसलिए भी शायद बीजेपी बहुत तेजी से उसका जवाब भी नहीं दे पाती। क्या ऐसी सिचुएशन नजर आती है, आप देखते हैं इसको? देखिए, कुछ हद तक अगर आप नेहरू गांधी फैमिली में खुद देखें, आप मेल फीमेल चाहे जैसे जैसे भी आप उसको देखें, नेहरू गांधी फैमिली की राजनीति मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना आकलन है, हो सकता है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी उससे सहमत हो, कि 2024 इस परिवार के लिए और कांग्रेस में दबदबे के लिए इनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि 2029 के चुनाव में हम नेहरू गांधी फैमिली की इस तरह से बात कर रहे होंगे। ये उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि राजनीति, जो स्वार्थ की पराकाष्ठा होती है, वो होती है राजनीति। जब तक कांग्रेसियों को ये लगता है कि ये हमको जिता सकते हैं, ये हमको सत्ता में ले जा सकते हैं, ये हमें कुर्सी पे बिठा सकते हैं, तब तक तो हम आपको सिराखों पे बिठा के रखेंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लगा राजनेताओं को कि नहीं, अब ये हमको सत्ता नहीं दिला सकते, तो उसी तरह से उनको डिथ्रोन भी कर देते हैं, उनको किनारे भी कर देते हैं। तो इस चीज को आप ये मान के चलिए कि
मुझे नहीं लगता है कि 2029 के चुनाव में हम लोग नेहरू गांधी फैमिली की बात कर रहे होंगे। अच्छा, और ये ऐसा नहीं, ये मेरा ही आकलन है, ये शुरुआत से अगर आप 2014 से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उनका जिस तरह से स्टैंड रहा है कि नेहरू गांधी फैमिली, जो स्मृति ईरानी जी अमेठी भेजी गई, वो इस स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि नेहरू गांधी फैमिली को राजनीति से साइडलाइन करना है। एक तरह से देखा जाए तो वो लोग ऑलमोस्ट साइडलाइन है, बस ये आखिरी उनका टेस्ट है कि इसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो शायद उनको आगे कुछ, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। देखिए, सारे हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है रायबरेली में, या राहुल गांधी का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर आप देखिए, डेटा जो होता है, जो अंक होते हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं। आप चाहे 2014 का चुनाव लीजिए, 2019 का चुनाव लीजिए, बीजेपी का वोट वहां 14 में 17% बढ़ा, कांग्रेस का 8.5% कम हुआ। 19 में बीजेपी का 17% बढ़ा, कांग्रेस का 8% कम हुआ। अगर इसमें आधा भी कि 10% बढ़ जाए और उनका 4% घट जाए तो भी बाजी पलट सकती है। तो ये चीज कांग्रेस भी समझ रही है, ऐसा नहीं है नहीं समझ रही है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं नहीं, नेहरू गांधी फैमिली का रायबरेली और अमेठी से बड़ा पुराना रिश्ता है, अगर रिश्ता होता प्रतीक्षा, तो क्या विधानसभा चुनावों में वो रिश्ता ना होता क्या? क्या इन्होंने, या तो अगर रिश्ता है तो वो सिर्फ परिवार के लिए है कि जी हम जो अपील करेंगे, प्रियंका जी जो अपील करेंगे वो अपने भाई और माँ के जीतने के लिए करेंगी। वहां जो बाकी उनके कैंडिडेट्स विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनके लिए वो अपने रिश्ते को इनकैश नहीं करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए रिश्ते का दुहाई देंगी। ये तो गलत बात है ना। अगर आपका ये रिश्ता है, आप मानती हैं, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। अगर पार्टी को आप अपनी समझती हैं, अपने घर की पार्टी जो समझती हैं, तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं जो है अपने बाकी विधानसभा कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने अपने परिवार का जो है दुहाई दे के और अपने रिश्ते बता के उनसे सीट मांगी, वोट मांगे। तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि इनको ये पता है कि सीट खतरे में है। अच्छा, एक चीज और भी प्रतीक्षा मैं बोलना चाहूंगा कि इस पार्टी में कहीं कोई जो राजनीतिक समझ, वो बहुत अभाव है। अगर सोनिया गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना था तो जो सक्सेशन था, जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था, वो क्या 1 साल पहले से नहीं होना चाहिए था? धीरे धीरे उसका जो है उसको उत्तराधिकारी नियुक्त, चाहे वो प्रियंका को करना चाहती, प्रियंका को करती, राहुल जी को ही वो करना चाहती थी, तो वो करना चाहिए था। अब आपने जिस दिन नामांकन होना है उस दिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे आप कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं, तो क्या वहां के लोगों को नहीं लग रहा है कि आपने हमको क्या फॉर ग्रांटेड ले लिया? हमको आपने बस ऐसे ही समझ लिया कि जहां आप कहेंगे वहां पे हम वोट डाल देंगे। और जो परिवार की सीट हम जिसे मानते आ रहे हैं, हर 5 साल बाद जो वोटर है उसका अपना बुद्धि का विकास होता है। अब जो वो कॉलोनियल माइंडसेट था उससे लोग निकल रहे हैं। इस तरह से अपनी पिताजी की या अपनी दादी जी की या अपने परदादा जी की एकदम वो मान के चलना कहीं ना कहीं अब भारतीय राजनीति में इस हद तक एक्सेप्टेड नहीं है। और यूथ भी चेंज हो रहे हैं, युवा वोटर भी आ रहे हैं, तो उनके भी चेंज हो। ठीक है, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। जो आपने युवा वोटर की बात करी है ना, उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। युवा वोटर के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है इस समय। युवा वोटर को हम बहुत खुशी से बोलते हैं कि युवा वोटर आ रहा है, लेकिन युवा वोटर ने जो आज से 7-8 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी, फर्स्ट टाइम वोटर ने उसे नहीं देखा है। तो वो रैलियों में जिस उत्साह से आ रहा है या उत्साह से उसको अखिलेश जी और राहुल जी बता रहे हैं, वो उस युवा ने वो कानून व्यवस्था, वो जंगल राज नहीं देखा है। चलिए, वो तो 4 जून को पता चलेगा कि किसने किस और वोट किया या किस पार्टी का जीत हासिल हुई। सर, अभी विनोद जी इस बार अभिभावक की भूमिका में है तो लास्ट वर्ड इनका होगा। नहीं तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि कांग्रेसी जिस दिन ये समझ लेंगे कि गांधी नेहरू परिवार के नाम से अब उनको वोट नहीं मिलता है, वो उनको किनारे कर देंगे और ये उनका आखिरी चुनाव होगा। अनुराग जी को शायद वो 91 से 96 का पीरियड नहीं याद होगा, जब राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद सोनिया गांधी बिल्कुल नेपथ्य में चली गई थी और गांधी परिवार से कोई भी राजनीति में एक्टिव नहीं था।
उस दौरान हम लोग लखनऊ में थे, विनोद जी भी साथ में थे हमारे, हम लोग मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थी उस वक्त। तो सोनिया गांधी की एक विजिट हुई थी अमेठी, जो लखनऊ उस वक्त एयरपोर्ट से बाई रोड जाते थे लोग, तो वो एयरपोर्ट पे आई थी। सोनिया गांधी कुछ नहीं थी, कोई राजनीतिक हस्ती उनकी उस वक्त नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यूपी के कांग्रेसी एक दूसरे के मतलब सर पे लिटरली चढ़ते हुए, और लग रहा था कि वो जो एयरपोर्ट का लाउंज एरिया है उसमें कांच की वो पार्टीशन थी, उसको तोड़ते हुए एकदम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और उनमें सबसे आगे जो आज बहुत धुरंधर 2-4 नाम हैं, एक उसमें से नहीं रहे, जितेंद्र प्रसाद जी उस वक्त हुआ करते थे, प्रमोद तिवारी, बिल्कुल हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो जो कांच की दीवार है बिल्कुल नाक चिपका के खड़े हैं कि बिल्कुल सोनिया गांधी किसी तरह उनके चेहरे की एक झलक पाले। तो कांग्रेसियों में जो गांधी परिवार को लेके एक अजीब सी ये जो एक ऑब्सेशन कह लीजिए, हिंदी का वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, ऑब्सेशन, आकर्षण जो है वो राजनीति में ये ना रहे उससे कम नहीं होता है। मैंने राहुल गांधी, प्रियंका की, जब ये बिल्कुल बच्चे थे, जब ये अपने फादर मदर के साथ जाते थे कैंपेनिंग में, तो लोग जिस तरह से इनके पीछे भागते थे वो हमने देखा हुआ है। तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। और फिर जिस तरह से सोनिया गांधी को लाया गया, केसरी जी को गोदी में उठा के बाहर कर दिया गया और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी हमने देखा है। जबकि 91 से 96 में कांग्रेस की सरकार अच्छी चली थी। आज देश में जो बहुत सारी बुनियादी जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसकी नींव उसी समय में पड़ी थी। नरसिम्हा राव की सरकार अच्छी चली थी, फिर भी उनको हटा दिया गया, केसरी जी अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया और सोनिया गांधी को कांग्रेसी ही लेके आए। तो वो कांग्रेसी और इस गांधी परिवार का एक रिश्ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद उतना आसान नहीं है जितना अनुराग जी कह रहे हैं। पूर्णिमा जी, 9196 मैं वो दौर मैंने भी देखा हुआ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ा करता था और मुझे वो दौर अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो 30 साल पुरानी बात हो चुकी है। 30 साल में मतदाता भी मैच्योर हो चुका है, वो उस तरह के माइंडसेट में नहीं रह गया। और एक वो हिंदी में कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और जब खुली तो खाक की। तो वही हुआ है कि जब तक कांग्रेसियों को ये उम्मीद थी कि जब सोनिया जी आएंगी, प्रियंका आएंगी, राहुल गांधी जी आएंगे और उनका राजनीतिक उद्धार कर देंगे, उस समय तक सिचुएशन अलग थी। अब इनको शायद उद्धार के लिए अब प्रियंका के बच्चों पे भरोसा करना पड़ सकता है, तभी कुछ होगा। अदरवाइज अब ये तीनों पत्ते तो खुल चुके हैं, ये मुट्ठी तो खुल चुकी है, अब इससे कुछ नहीं निकलना। एक चीज और ऐड कर दूं, आपने इस परिवार की राजनीतिक समझ की बात की। 2004 में जिस समय कोई राजनीतिक समझ की इनको बिल्कुल भी हम मान के चल रहे थे कि नहीं है, और जिस तरह से इंडिया शाइनिंग और हाइप वाली अटल जी की सरकार को इन लोगों ने बाहर किया और 10 साल उसके बाद सरकार चला के दिखाया, तो इतनी जल्दी किसी को खारिज करना भी बुद्धिमानी नहीं है। खाक हो या राख हो, हम चार को बात करेंगे। विनोद सर कर लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं है मैम, एक्सपेक्टेशन तो सबसे थी ना। राहुल भी उस तरीके से नहीं आए, अमेठी हार गए, अब जंगे रायबरेली की बात कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, एक चीज है ना कि वो राजनीतिक समझ हमेशा नेता में नहीं होती है, उसके जो सहयोगी होते हैं, जो उसकी कोर टीम होती है, थिंक टैंक जो होता है, उसके साथ होती है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये रही कि इस परिवार ने सेकंड लाइन लीडरशिप तो खत्म कर दी। अब सेकंड लाइन लीडरशिप है कौन? आपको नाम सोचना पड़ेगा, 1-2 के अलावा तीसरा नाम आपको सोचना पड़ेगा, और वो भी क्या पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी एक अलग डिस्कशन। विनोद सर अभिभावक, और ये लास्ट कमेंट होगा, सम अप कमेंट होगा। सर, जिस तरीके से अभी इन दोनों लोगों की बातें आपने सुनी, मैं हमने कहा कि इस तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है, और सर ने बोला कि एक बहुत लंबा फेज जो है सबने देखा है, एक्सपेक्ट किया है। पहले तो मैं चाहूँगी कि एक आप उस पर अपनी टिप्पणी रख दें, उसके बाद रायबरेली अमेठी को लेकर, या खासतौर से रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पिता की बात कर रही हैं कि मेरे पिता की आत्मा यहाँ पर है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैंने अपने बेटे को सौंप दिया। क्या भीतर खाने ऐसा मामला लग रहा था कि रायबरेली की जनता भी अमेठी की तरह नकार देगी, इसलिए ये सारे इमोशनल कार्ड फीमेल को फ्रंट पे करके खेलना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं वो बात करूँ, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। 1984 में जब 2 सीटें आई थी बीजेपी की, तो बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया था कि अब भाजपा कुछ नहीं है। अटल जी तक हार गए थे चुनाव, लेकिन आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में, 2009 का चुनाव जब कांग्रेस जीती थी दोबारा, मतलब यूपीए जीता था, कांग्रेस की सीटें 145 से 206 हो गई थी, तो कांग्रेसियों में, उनके समर्थकों में बड़ा अहंकार था और वो खारिज करते थे नरेंद्र मोदी को। ऐसे बोलते थे जैसे हमारे मित्र बोल रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी जो है
उनको तो बीजेपी वाले ही नहीं बनने देंगे, सबसे पहले अडवाणी नहीं बनने देंगे, कुछ नहीं होगा, ये मतलब बिल्कुल खारिज कर दिया जाता था जैसे बात होती थी। लेकिन 2013 तक आते थे तस्वीर बदल गई और 14 में आकर के नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए और देश के प्रधानमंत्री बन गए आदमी हैं। तो खारिज नहीं करना चाहिए किसी को राजनीति में। हार जीत उतार चढ़ाव ये आते रहते हैं। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के जीवन में विफलताएं भी हैं तो सफलताएं भी हैं। ऐसा नहीं, राहुल गांधी अध्यक्ष थे, कांग्रेस 3 राज्य जीती थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप ये कह देंगे वो स्थानीय नेता जीते थे, तो फिर हार का ठिकाना जब होता तो वो भी गुजरात में 99 सीटों पर ला दिया था बीजेपी को राहुल गांधी ने। और अगर थोड़ा सा टिकट वितरण सही होते तो शायद गुजरात में इतिहास बदल जाता, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी थी। जिस तरह आज सोनिया जी और प्रियंका जी ताकत लगा रही रायबरेली, वैसे गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने कितनी 32-33 जिले हैं उतनी ही रैलियाँ की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। फिर राहुल गांधी के उसमें जो है अभी तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि असफलताएं भी हैं। उत्तर प्रदेश हारे हैं, बहुत सारे राज्य लोकसभा हारे हैं। लोकसभा हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा भी दिया। किस नेता में इतना साहस है कि जो है स्वीकार करे अपनी जिम्मेदारी और इस्तीफा दे, और अध्यक्ष पद नहीं लिया तो नहीं लिया। तो भाई जान लोगे क्या किसी की? मतलब बड़े परिवार में पैदा होना गुनाह है क्या किसी व्यक्ति का? कोई व्यक्ति, अब राहुल गांधी अपनी इच्छा से तो नेहरू गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए, प्रकृति ने पैदा किया। अब उसके बाद लगातार वो विफलताएं भी झेल रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सफलताएं भी मिल रही हैं। तो अब राजनीति में अब तो अपनी योग्यता के आधार पर काम कर रहे हैं, जिससे जो भी होगा। अब वो जो परिवार वाला मसला था वो तो 2004 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब उनको फायदा मिला था लॉन्चिंग का। आप किसी बड़े परिवार में पैदा होते हैं, ये आपकी ना अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए ना अयोग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जनता तय करती है। चाहे आप फिल्मी घराने में हो, चाहे उद्योग घराने में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे क्रिकेटर के बेटे हो, सुनील गावस्कर के बेटा रोहन गावस्कर कहाँ है, कौन जानता है? बड़ी कोशिश की उसको लाने की, अमिताभ बच्चन के लिए बड़ी जनता ने तय किया ना। और फिर ये जो जितने जो नेता हैं जो बड़े परिवारों के माने जाते हैं, उनमें कई सफल हुए, कई असफल हुए। जिनको जनता ने, लालू यादव जेल में गए थे तो आरजेडी का मरसिया पढ़ दिया गया था राजद का। आज तेजस्वी यादव वहां पर एक नेता के रूप में उभर के आ गए कि नहीं आ गए? संघर्ष किया, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेता की एक असफलता से या एक सफलता से आप ना उसको आसमान पर चढ़ाइए ना उसको पाताल में भेजिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, नंबर 1। ये तो मैं खारिज वाले आप बोला। अब रायबरेली अमेठी की यहाँ तक बात है, कोई भी चुनाव होता है उस चुनाव में ये जिम्मेदारी होती है, जो हमारे अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हर पार्टी अपने पूरी ताकत लगाती है, नो स्टोन अनटर्न। आज मैं एक उदाहरण दूंगा। आज देश में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों हैं, डबल इंजन असली वहीं पर है, हिंदुत्व का भी विकास का भी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने झुकना पड़ा ना बीजेपी को, उनके बेटे को टिकट देना पड़ा ना उनसे पूछ करके। अगर इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो देते किसी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, कार्यकर्ता को, और कहते ब्रजभूषण शरण सिंह किनारे बैठ गए और जिता के लाते वो सीट। लेकिन आपको मानना पड़ा क्योंकि शायद रेवन्ना कांड ना होता तो हो सकता है ब्रजभूषण शरण को टिकट मिल जाता। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा वो कोई गलत भी नहीं है, भाजपा की अपनी रणनीति है। इसलिए है कि भाई कोई भी पार्टी कोई भी किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है किसी भी एक सीट पर। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने मानना पड़ा उनकी बात। अदिति सिंह के घर, मनोज पांडे के घर अमित शाह जी को जाना पड़ा, बुला भी सकते थे मनोज पांडे को, या अदिति सिंह की बात क्यों, और कोई गलत नहीं है, सही बात है। अगर एक बड़े नेता, अगर आपके लोग रूठे बैठे हुए हैं, उनकी अपनी स्थानीय समीकरण है, तो उनको मनाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं की है। तो अगर अमित शाह जी गए तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन गए ना, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर खाली भाषण से ही कोई जीत जाए तो फिर भाषण देके चले जाइए, ये प्रयास करने की क्या जरूरत है? लेकिन किए जाते हैं प्रयास। वही प्रयास सोनिया गांधी कर रही हैं, वही प्रियंका कर रही हैं, वही राहुल कर रहे हैं, क्योंकि अमेठी हार चुके हैं एक बार। अमेठी जब दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। अमेठी जब वो हार चुकी हैं 2019 में, तो रायबरेली में अगर चांस लिया है, ठीक है, सेंटीमेंट है, सब कुछ है, कांग्रेस लगातार अभी जीती है, वोट उसका जरूर कम हुआ है लेकिन जीत तो रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर राहुल गांधी को दांव पे लगाया है तो जिम्मेदारी भी तो बनती है पार्टी की कि भाई उनके लिए पूरी कोशिश कीजिए। तो कर रहे हैं कोशिश, इसमें गलत क्या है? ना इसमें कोई गलत है और ना इसमें कोई अनैतिक है, ना अनुचित है। हर पार्टी कोशिश करती है। अब अभी जैसे हमारे अनुराग ने कहा कि वहाँ विधानसभा चुनाव जो है, मैं अपील
भाई दिल्ली में तो लोकसभा बीजेपी जीतती है, विधानसभा आम आदमी पार्टी जीतती है, तो मोदी जी का अपील कहाँ जाती है जब दिल्ली विधानसभा? सर अनुराग जी कह रहे थे कि जो गढ़ है, गढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में जब राहुल उतरे हैं तभी क्यों याद आ रहा है? अगर परिवार है तो विधानसभा में भी याद आना चाहिए। नहीं याद आता है, लेकिन विधानसभा वोटिंग पैटर्न अलग होता है। ऐसा तो है नहीं विधानसभा चुनाव जब होता है तो वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट नहीं लड़ते, लेकिन चूंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, लापतागंज चली गई है, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि भाई सरकार तो बन नहीं रही है इनकी, तो सरकार जिस पार्टी की बन सकती है उसको वोट दो, तो या तो बीजेपी को देते हैं या समाजवादी पार्टी को देते हैं, क्योंकि दो ही पार्टियां स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दिल्ली में मोदी जी 2 चुनाव लगातार हो चुके हैं कि 7 की 7 सीटें जो है लोकसभा की बीजेपी को मिली और विधानसभा में एक बार 3 सीट, एक बार 8 सीट। ठीक है, वही मोदी जी, वही अमित शाह जी तो गली गली घूमे थे ये भी पिछले 2000 चुनाव में, पर्चे तक बांटे थे सर उन्होंने। एक अंदर की बात और पूछ लूं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री तय? नहीं तय बिल्कुल नहीं है। भूपेश बघेल खाली एक सेंटीमेंट उभारने के लिए, राहुल गांधी के लिए एक वातावरण और तैयार करने के लिए, ताकि राहुल गांधी की जीत का मार्जिन बढ़े और लोगों में ये विश्वास हो कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, इसको पुष्ट करने के लिए एक कैंपेन प्रचारक का एक हथियार के तौर पर कर रहे हैं वो। बाकी अभी इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार तय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई एनडीए जैसा गठबंधन नहीं है। एनडीए नेता आधारित गठबंधन है, जहां मोदी जी एक सूर्य की तरह हैं और बाकी सारे ग्रहों की तरह उनसे रोशनी पाते हैं बाकी दल। इंडिया में क्या है, नेताओं का गठबंधन नहीं है, ये हर नेता हर छत्रप अपने अपने राज्य में ताकतवर है। तो जब अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो जैसे 2004 में सब बैठे थे वैसे बैठेंगे, फिर उसमें ममता बनर्जी भी होंगी, स्टालिन भी होंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब होंगे और कांग्रेस के नेता भी होंगे, तब तय करेंगे कौन एक्सेप्टेबल है। इसलिए भूपेश बघेल सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, रायबरेली की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए और ये दिनेश सिंह और राहुल गांधी के अंतर को स्थापित करने के लिए कि दिनेश सिंह तो लोकल आदमी, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, अगर चांस लगेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये खाली एक रणनीति का हिस्सा है, ये कोई घोषणा नहीं है। आप याद कीजिए भूपेश बघेल ने तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का बता दिया था उत्तर प्रदेश बनारस की रैली में कि प्रियंका जी ये करेंगी, प्रियंका जी ये करेंगी, लगभग कह दिया था कि मुख्यमंत्री। तो लेकिन जनता ने नहीं स्वीकार किया, जनता ने 2 सीटों में कांग्रेस समेट दिया। तो ये चुनाव में इस तरह के वो होते रहते हैं। मेरा मानना है कि रायबरेली और अमेठी दोनों चुनाव बहुत दिलचस्प हैं और रायबरेली में समीर भाई ने भी माना है, मेरी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, राहुल गांधी कंफर्टेबली जीत रहे हैं वहाँ से। मार्जिन कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ। अमेठी में लड़ाई अच्छी हो रही है, स्मृति ईरानी बड़ी नेता हैं, वो राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, इसलिए एकदम से ये कहना कि वो हार जाएंगी चुनाव, मैं इस तरह की अतिवादी बात नहीं कह सकता। लेकिन किशोरीलाल शर्मा को भी मैं बहुत कमजोर करके नहीं आंक रहा हूँ, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि 40 साल से उनका उस क्षेत्र से संबंध है। गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, काम कराए हैं, तब चाहे कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ से रहे हों एमपी, चाहे राजीव गांधी रहे हों, सोनिया जी रही हों, राहुल गांधी रहे हों, इसलिए वो कोई अननोन चेहरा नहीं है, लोकल से ज़्यादा लोकल हैं वो, तो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं वो। ये रिपोर्ट बैलेंस चुनाव दोनों ही जगहों पर दिखाई दे रहा है। बस सवाल ये है कि अगर अमेठी या रायबरेली दोनों ही कांग्रेस जीत जाती है तो क्या देश भर में जिस तरीके से उनके वोट परसेंटेज कम हुए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार के बड़े नेता यहीं से उभरे हैं, वो सब कुछ तो थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि मिसिंग नजर आता है। शायद इसलिए भी रायबरेली अमेठी कांग्रेस मजबूती से बचाना चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे सके, भविष्य की राजनीति में थोड़ा सा मजबूत हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेठी और रायबरेली की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अपडेट्स आपको अमर उजाला पर ही मिलती रहेगी। 4 जून को मतदान परिणाम का दिन है, मतदान के बाद वो दिन सबसे खास होता है, आपको देखना है अमर उजाला। फिलहाल रायबरेली अमेठी की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट्स के जरिए अपनी बातें जरूर रखिए। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ जमीन पर है, उसके साथ जुड़िए। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल, आपकी समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।